नमस्कार। भारत ने पाकिस्तान और चीन, मैं खास करके इन्हीं दो देशों का नाम ले रहा हूं, इनकी रात हराम करने के लिए नया हथियार तैयार कर लिया है। ब्रह्मोस इस बार के युद्ध में पाकिस्तान के ऊपर कहर बनकर के टूटी और पाकिस्तान प्रधानमंत्री और उनके तमाम मंत्री दुनिया के देशों में जाकर के इस बात का रोना रो रहे हैं कि हिंदुस्तान के ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के भीतर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। मुझे आप एयर डिफेंस सिस्टम दे दीजिए, मुझे फाइटर जेट दे दीजिए, ताकि हम हिंदुस्तान से अपनी हिफाजत कर सकें। चीन पाकिस्तान को J-35 फाइटर जेट दे रहा है, जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। उसके लिए भी हिंदुस्तान तैयार है। लेकिन अभी जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं वो ये है कि अब तक की दुनिया की जो सबसे खतरनाक मिसाइलें होती हैं, उन मिसाइलों में से एक मिसाइल हिंदुस्तान बना रहा है। रूस, अमेरिका और चीन, तीन देश हाइपरसोनिक मिसाइल बनाते हैं और हिंदुस्तान चौथा देश होने जा रहा है जो इसी तरह की मिसाइल बना चुका है। मैं कह रहा हूं बना चुका है, इसका मतलब यह है कि जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं और आप सुन रहे हैं, इस समय तक इस बात की तस्दीक की जा सकती है। ये मिसाइल क्या है, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको उस चिंता की तरफ थोड़ी देर के लिए ले चलना चाहता हूं जो फाइटर जेट को लेकर के है। हम एम का जो बना रहे हैं 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, जो J-35 जो चाइना का है उसका मुकाबला करता है, J-20 का मुकाबला करता है, जैसे अमेरिका का F-35 या रूस का Su-57। उसी तरीके से अब हम एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना चुके हैं, ETLD-HCM कहते हैं। इसकी ताकत आपको इसलिए जानना चाहिए कि बार बार हिंदुस्तान को लेकर के जो लोग संदेह सवाल खड़ा करते हैं, उन सवालों का जवाब आपके पास रहे। ये मिसाइल जो एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपर क्रूज मिसाइल कही जाती है, ये क्या बला है और दुश्मन के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसको अब आप जानिए। इसकी रफ्तार है 8 मैक की। 8 मैक का मतलब है लगभग 11,000 किलोमीटर। आवाज की रफ्तार मैक से हम मापते हैं और 1235 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है आवाज की। मीटर में देखें आप तो 343 मीटर प्रति सेकंड। अगर इस हिसाब से देखें तो 343 गुना 8 लगभग 3 किलोमीटर एक सेकंड में इसकी रफ्तार होगी, जिस मिसाइल को हिंदुस्तान ने बनाया है। और उसको आम रडार पकड़ नहीं सकता है, उसके बूते के बाहर की बात। इस मिसाइल की अगली खूबी यह है कि ये जमीन से, हवा से और समुद्र से, तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। ये ऐसे मटेरियल से बनी है जो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल सकता है, क्योंकि इस तरह की जो मिसाइलें होती हैं उनमें बहुत हाई टेम्परेचर पैदा होता है। तो मटेरियल आपको 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेलने के लिए चाहिए। 1000 से 2000 किलोग्राम का पेलोड लेकर के मिसाइल जा सकती है। इसका मतलब कि न्यूक्लियर और ट्रेडिशनल दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकती है। उसका इंजन जो है वो स्क्रैमजेट इंजन है, यानी कि जो वायुमंडल की हवा है उसी हवा के जरिए फ्यूल को जला करके और जो गैस बनती है उसके थ्रस्ट से ये रफ्तार पकड़ती है और बहुत देर तक हवा में रहती है। 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। अगर आप ऐसे देखें तो हिंदुस्तान की सरहद से समूचा पाकिस्तान इसके दायरे में आता है। और अगर मैं कहूं कि अमृतसर से, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लगने वाले इलाके, मसलन वज्रिस्तान या पड़ोस का शहर पेशावर जो खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी है, ये सब के सब 400 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। बलूचिस्तान का आखिरी हिस्सा जो ईरान तक लगता है वो भी इसी मिसाइल के दायरे में है। अगर आप रूस की जिरकॉन और किंजल मिसाइलों को देखते हैं, क्योंकि ये भी क्रूज है और हाइपरसोनिक है, और वो भी क्रूज है, हाइपरसोनिक है, तो उस तरह की ताकत वाली ये मिसाइल है। किंजल की 2000 किलोमीटर के आसपास की रेंज है, उसकी स्पीड 11000 से 12000 किलोमीटर की है, और इसकी स्पीड भी 11000 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर की रेंज। मिसाइलें दो तरह की होती हैं, क्रूज और बैलिस्टिक। क्रूज मिसाइलें जो धरती के समानांतर चलती रहती हैं और वो टारगेट पर जाकर के हिट करती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं जो वायुमंडल में जाती हैं, बहुत ऊपर जाकर के उसके बाद उनकी ट्रैजेक्टरी जो है चेंज होती है, तो इस ट्रैजेक्टरी से जाती हैं, उसके बाद वो अपने टारगेट की तरफ मूव करती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल में आप 6-7 मल्टीपल वॉरहेड्स डाल सकते हैं
और क्रूज में एक वॉरहेड कैरी करता हो। जो आईसीबीएम होते हैं वो बैलिस्टिक होते हैं क्योंकि उनको दूर तक जाना होता है। जैसे अग्नि 5 हमारी, वो 8 से 10,000 किलोमीटर की रेंज की है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम। अगर रूस की सैटर्न 2 मिसाइल को मैं देखूं तो वह ऐसी आईसीबीएम मिसाइल है जो दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल मानी जाती है। उसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर, यानी कि धरती पर कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां वो जाकर के और तबाही ना मचा दे। तो असलहा, गोला बारूद, मिसाइल, रॉकेट, फाइटर जेट्स, जिस देश के पास अपने हैं और ताकतवर हैं, दुश्मन से लोहा लेने में वो उतना ही मजबूत रहेगा। अमेरिका की एक मिसाइल है AGM-183 AARRW, रैपिड रिस्पॉन्स वेपन। ये हवा से लॉन्च होने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है और यह लगभग 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसकी रेंज भी हमारी नई हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह 1600 किलोमीटर है। अमेरिका इसको हाई वैल्यू टारगेट पर हमला करने के लिए बनाए हुए हैं। और इस तरह की मिसाइलों से जो भी देश लैस होते हैं उनके पास यह यकीन रहता है, भरोसा रहता है कि दुश्मन चाहे जितना भी मजबूत हो, उसके लिए हमारा जो आक्रमण है, अटैक है, वो भी पोटेंट है, मजबूत है। इसलिए मैं कहता हूं कि वैसे लोग जो कहते हैं कि रूस तो हमारा दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान, चीन, टर्की, बांग्लादेश, ये तमाम देश हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हो गए हैं और खड़ा होकर के हिंदुस्तान के लिए बड़ी मुसीबत या बड़ा संकट, बड़ी चिंता पैदा किए हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है और हम सबके लिए ज़रूरी है कि जो देश के भीतर नैरेटिव खड़ा किया जाता है उनको समझने से पहले देश की हैसियत, ताकत को भी हम जानें। किसी की बात को मानने से पहले हिंदुस्तान, खासकर डीआरडीओ और उससे जो जुड़े हुए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं या बॉडीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं और किस मकाम पर हैं, वो करने क्या जा रहे हैं, उनकी कामयाबी कब तक कैसे होने जा रही है, अगर ये सारी तस्वीर हमारे पास होती है तो उन सब नैरेटिव्स को, या फिर मैं नैरेटिव तो कुछ बेहतर सेंस में है, ये प्रोपेगेंडा, इसको आप डिफ्यूज करने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि हम हिंदुस्तान को समझें। हिंदुस्तान जैसा देश जिसके पास, जिसकी फौज कई जंगों को लड़ने का अनुभव रखती है, और चाइना अगर पाकिस्तान को या बांग्लादेश को, बांग्लादेश के भीतर एक पुराना बहुत बड़ा एयर बेस था या यूं कहिए कि वो एरोड्रम था, उसको उसने ऑपरेशनल किया है। पाकिस्तान को J-35 फाइटर जेट दे रहा है। जब J-35 फाइटर जेट या J-20 फाइटर जेट का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान के पास एक नया विमान होगा, एम का मार्क 1, एम का मार्क 2, 10 साल लगेंगे, मैं जानता हूं। इन 10 वर्षों के भीतर हिंदुस्तान को अपने लिए कोई ना कोई 5th जनरेशन का फाइटर जेट रखना होगा। लेकिन डरने की बात क्या है और डराने का कारण क्या है? अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के दायरे पर एक एयरपोर्ट बांग्लादेश का चीन डेवलप कर रहा है, ऑपरेशनल कर रहा है, तो हमको डरने की क्या बात है? जुम्बी वैली क्या हमको नहीं पता है कि वहां से हम भी काट सकते हैं? हम बांग्लादेश को चिटगांव वाले कॉरिडोर से काट सकते हैं। आपके पास अपनी ताकत का बढ़ना जरूरी है। आपकी अपनी स्ट्रैटेजी बहुत शार्प और डिफाइंड होनी चाहिए, और उस मामले में हिंदुस्तान है। अगर चाइना और हिंदुस्तान के बीच में कंपेयर करें आप, तो चाइना के जितने भी फाइटर जेट्स हैं वो हाई अल्टीट्यूड से उड़ान भरेंगे, और हाई अल्टीट्यूड से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट्स कम फ्यूल, कम वॉरहेड, कम वजन के वॉरहेड्स और कम पेनिट्रेशन के साथ चलते हैं। भारत के विमान नीचे से उड़ेंगे तो वो ज्यादा पेनिट्रेशन के साथ जाएंगे, ज्यादा भारी पेलोड लेकर के चलेंगे और ज्यादा मारक होंगे। ये समझना भी तो हो चाहिए। हिंदुस्तान की सेना के साथ जो साजो सामान आ रहा है, हिंदुस्तान की सेना जिस तरीके से साजो सामान को लेकर के अपने आप को मजबूत कर रही है और वक्त के मुताबिक तैयार कर रही है, ये कमतर नहीं है। वो वक्त गया जब सरहद से लेकर के सरहद तक, चाहे वो जैसलमेर हो या फिर अरुणाचल प्रदेश में तवांग हो,
वहाँ न सड़कें थीं, न पुल थे, न सुरंगें थीं, हमारे आने जाने के न एयर स्ट्रिप्स थे, हमारे आने जाने विमानों के वहाँ उतरने के लिए साधन नहीं थे, संसाधन पहुँचाने का जरिया नहीं था। अब ऐसा नहीं है। पिछले 10-12 वर्षों में जिस तरीके से काम हुआ है, सरहद के किनारे किनारे बहुत मजबूत एक संसाधन तैयार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी जानना चाहिए। बेवजह का ये वितंडा चीन आ रहा है बांग्लादेश में, और वो बहुत बड़ी साजिश कर रहा है चिकन नेक को काट देने का। तो पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, वो हिंदुस्तान से कट जाएगा, चीन उस पर कब्जा कर लेगा। पाकिस्तान को J5 J35 वो फाइटर जेट दे रहा है, पाकिस्तान के विमान चढ़ करके हिंदुस्तान पर आकर बम गिरा देंगे, हिंदुस्तान के विमान में बैठ के भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है ना। अगर ASU-MKI-30 वो भी तो 4.5 जनरेशन का है, राफेल 4.5 जनरेशन का है, प्रोफेशनली एफिशिएंट आर्मी अगर है, उसको जंग का अनुभव है, और जंग में लड़ने के समय उस समय आपका ब्रेन कितना शार्प है, आपकी स्ट्रैटेजी कितनी डिफाइंड डिजाइंड है, अगर ये ठीक है तो हथियार, गोला बारूद, बम, विमान, मिसाइल ये इस्तेमाल आप कर रहे हैं। आप कितने काबिल हैं उस पर उनकी काबिलियत निर्भर करती है, यह भी बहुत ज़रूरी है। इस मामले में हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, और हिंदुस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है वो चीन से बेहतर है। इसलिए बेवजह का यह प्रलाप करना कि बाप रे बाप पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। और उन खतरों को हिंदुस्तान समझ रहा है। यह जरूरी है कि जो खतरे हैं उनको हम रेखांकित करें, अंडरलाइन करें कि दीज आर डेंजर्स, और उनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास जो काम चल रहा है वो समय से पहले पूरा हो। हमारे पास हथियार जरूरी, गोला बारूद, फाइटर जेट, मिसाइल, रॉकेट, ये सब हो। बहुत मुश्किल से हिंदुस्तान यहां आया है, और दुनिया ने जब जब राह रोकी है तब तब हिंदुस्तान ने अपनी राह बनाई है। करगिल के युद्ध में बिल क्लिंटन ने कहा कि हम, आपकी आर्मी बहुत लंबे समय से हमारे जीपीएस का इस्तेमाल करती रही है, ठीक है, लेकिन अब हम आपको पाकिस्तानी फोर्स का लोकेशन नहीं बताएंगे, अपनी सर्विस नहीं देंगे। हिंदुस्तान ने अपना जीपीएस बनाया ना, नाविक। हमको अपने रॉकेट लॉन्च करने थे, सैटेलाइट भेजना था, दुनिया में विकास करना था विज्ञान के रास्ते, तो क्रायोजेनिक इंजन हमको कोई बनाने को नहीं दे रहा था, सबने हाथ खींच लिए। रूस की थोड़ी मदद मिली, हमने क्रायोजेनिक इंजन बनाया ना। हमने अब जेट इंजन बनाना शुरू किया ना। तो क्रायोजेनिक इंजन बनाया तो ICBM बनाया, जेट इंजन बना रहे हैं तो 5th जनरेशन का प्लेन बना रहे हैं। ये रास्ता रोकते हैं। इनकी प्रॉब्लम यह है कि जब कभी भी हिंदुस्तान जैसा देश इनकी बराबरी में खड़ा हो जाएगा तो दुनिया में इनका बाजार वो खत्म कर देगा। जो देश 7 रुपये प्रति किलोमीटर की लागत से मंगलयान भेज सकता है, लगभग उतनी ही की लागत से चंद्रयान भेज सकता है, तो जिस दिन उसके पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट आ जाएगा, उनके दाम से आधे दाम पर वो दुनिया के तमाम देशों को दे सकता है, और उसकी अपनी जो मिसाइलें होंगी जो हाइपरसोनिक होंगी, बोलेगा ले जा, उनका जो कीमत है उससे आधे पे ले जा। बाजार दुनिया का हिंदुस्तान अपने हाथ में ले सकता है। 104 सैटेलाइट एक बार में स्पेस में यह देश भेज करके दुनिया में रिकॉर्ड बना सकता है। 2017 में रिकॉर्ड तो था ना। और कौन से देश थे? इजराइल, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, इन तमाम देशों के सैटेलाइट हमने भेजे, क्योंकि इसरो जो है वो उनके खर्चे से कम खर्चे पर उनका सैटेलाइट उनकी ऑर्बिट में डाल देता है। ये आता है। तो जब हुनर आता है, साइंस टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान लगातार तरक्की कर रहा है। स्पेस साइंस में उसने झंडे गाड़े हैं। डिफेंस में भी DRDO ने कमाल का काम किया है। और बजाय इसके कि हम रोएं, वो मार देगा, वो काट देगा, वो आ जाएगा, हम अपनी ताकत का अंदाजा करके अपने आप पर गर्व भी करें। कभी इसको भी सोचिए, मानसिकता बदलने की जरूरत है। माइकल टाइसन का एक इंटरव्यू मैंने कभी सुना था। उसने किसने पूछा कि आपकी मुट्ठी में कितनी ताकत है, तो बोला मेरी नहीं, इंसान जितना सोच ले उसकी मुट्ठी में उतनी ताकत है। तो आपका मुल्क
काबिल है। और वो नए दौर में नए हथियारों के साथ, नए औजारों के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए रिसर्च के साथ, नए डेवलपमेंट के साथ दुनिया के चुनिंदा 2-3 देशों की जमात में खड़ा होकर के चलने का हौसला कर रहा है और कुछ दिनों में वो खड़ा होने जा रहा है। आपको प्रॉब्लम क्या है? बेवजह का बेतंडा प्रलाप, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। जो मुख्तार है, अपना, जो दूसरों के मुकाबिल अपने आप को खड़ा करता है, मैदान वो जीतता है। डरने वाला कभी मैदान नहीं जीतता है। और हिंदुस्तान को पता है कि वो जो चाहेगा बना लेगा। 140 करोड़ का देश है। डर करके लोगों को हतोत्साहित करने वाले लोग जो हैं, उनको हिंदुस्तान को समझना ज़रूरी है। पढ़िए, लिखिए, जानिए, समझिए, फिर बोलिए, बेहतर तभी होगा। फिलहाल कहीं से कहीं बात आज ज़रूर गई थी, लेकिन कंक्लूड कर रहा हूँ कि भारत एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है और उस मिसाइल की तरह की मिसाइलें 3 ही देश बनाते हैं, रूस, अमेरिका, चीन। और ब्रह्मोस 2 वो भी आ रहा है। जिस ब्रह्मोस ने नाको दम कर दिया, ब्रह्मोस 2 जो है वो पता नहीं क्या करेगा। और ये नई हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो दुनिया में हिंदुस्तान का अपना परचम लहराएगी। मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। और मैंने कई दफ़ा कहा है कि कोई टॉपिक पसंद आता है तो ज़रूर बोलिए। मैं कोशिश करूँगा या मैं चाहूँगा कि आपके कहे के मुताबिक कंटेंट में जनरेट करूं और वीडियो आपके सामने रखूं। फिलहाल दीजिए विदा। नमस्कार।